हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजी मेडिकल। तो मैं आपका जी गोस्वामी आज आपके लिए एक साइकोलॉजी में नया टॉपिक लेकर आया हूँ, मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो साइकोलॉजी के द्वारा क्या होती है, किसी बिहेवियर की स्टडी होती है, तो पर्सन के बिहेवियर की स्टडी करने के कौन कौन से मेथड्स हैं और उन मेथड्स के द्वारा हम क्या कैसे बिहेवियर की क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेथड ऑफ साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। तो द स्टडी ऑफ बिहेवियर इन साइकोलॉजी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो साइकोलॉजी है उसमें किसकी स्टडी करते हैं, हम बिहेवियर की स्टडी करते हैं। तो साइकोलॉजी में जो बिहेवियर की स्टडी करते हैं मे बी कैरिड आउट थ्रू अ नंबर ऑफ मेथड। तो साइकोलॉजी के अंदर जो बिहेवियर की स्टडी की जाती है वो की जाती है कुछ स्पेसिफिक मेथड्स के द्वारा। तो उन मेथड्स को हम क्या बोलते हैं, मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं। यानी साइकोलॉजी के अंदर जो बिहेवियर की स्टडी की जाती है कुछ मेथड्स है, नंबर ऑफ मेथड्स के द्वारा की जाती है, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, मेथड ऑफ साइकोलॉजी। उसमें अपने कौन कौन से मेथड है, पहला मेथड है अपना इंट्रोस्पेक्शन मेथड, दूसरा कौन सा अपना ऑब्जर्वेशन मेथड, तीसरा कौन सा अपना एक्सपेरिमेंटल मेथड, चौथा है सर्वे मेथड, पांचवा अपने क्लिनिकल मेथड। ठीक है, केस स्टडी मेथड भी सेम कहते हैं। तो ये 5 मेथड है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोस्पेक्शन मेथड के बारे में। ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड, आपने पहले भी ये जो वर्ड है इंट्रोस्पेक्शन सुना होगा। तो पहले हम बात करते हैं जो इंट्रोस्पेक्शन है इस वर्ड का क्या मीन है। तो इसी शब्द से ही हम क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखो, इंट्रोस्पेक्शन में 2 वर्ड से मिलकर बना है, इंट्रो और सेकंड क्या है, स्पेक्शन। पहले बात करते हैं इंट्रो का मतलब। तो इंट्रो यानी क्या होता है, विद इन और इनवर्ड, यानी कि किसी भी के अंदर। ठीक है, विद इन यानी अंदर, इनवर्ड यानी क्या होता है, अंदर। विद इन बोल दो या फिर इनवर्ड बोल दो। और दूसरा क्या है, इंस्पेक्शन है, जिसका मतलब क्या होता है, लुकिंग। ठीक है, आपने अपनी स्कूलों में कॉलेजों में सुना होगा कि इंस्पेक्शन करने के लिए आ रहे हैं बाहर से लोग, यानी वो देखने के लिए आते हैं। ठीक है, तो इंट्रो यानी क्या होता है, विद इन इनवर्ड, और इंस्पेक्शन यानी क्या होता है, लुकिंग, यानी कि किसी के अंदर देखना, वो क्या कहलाता है, अपना इंट्रोस्पेक्शन कहलाता है। लुकिंग इनवर्ड या फिर लुकिंग विद इन। ठीक है, इसका अगर एक साथ मीन निकालेंगे तो लुकिंग विद इन या फिर लुकिंग इनवर्ड, यानी किसी के अंदर देखना क्या कहलाता है, इंट्रोस्पेक्शन कहलाता है। ये मीन हो रहा है। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। द बिहेवियर स्टडी ओनली थ्रू ए काइंड ऑफ सेल्फ एग्जामिनेशन और इनर ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो बिहेवियर है उसकी जो स्टडी है, द बिहेवियर स्टडीड, जो बिहेवियर की जो स्टडी है वो की जाती है केवल थ्रू है काइंड ऑफ सेल्फ एग्जामिनेशन। इस शब्द को समझो, यानी कि जो व्यक्ति है खुद ही क्या करता है, खुद के ही बिहेवियर की क्या करता है, सेल्फ एग्जामिनेशन, खुद के द्वारा ही क्या करता है, एग्जामिन करता है, उसकी बिहेवियर की स्टडी करता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रोस्पेक्शन मेथड कहते हैं। यानी जो पर्सन है खुद के बिहेवियर की खुद के ही बेसिस पे, खुद के ही सेल्फ एग्जामिनेशन के द्वारा अगर बिहेवियर की स्टडी करता है तो वो मेथड क्या कहलाएगा, इंट्रोस्पेक्शन मेथड कहलाता है। ठीक है, साइकोलॉजी में बिहेवियर की स्टडी होती है। तो यहाँ पे जो स्टडी करने वाला जो पर्सन है वो खुद ही है, खुद के बिहेवियर की वो क्या कर रहा है, स्टडी कर रहा है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रोस्पेक्शन मेथड बोलते हैं। अब ये जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है इसके क्या तो फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है उसके बारे में देख लेते हैं। तो पहला है एडवांटेज। एडवांटेज मतलब क्या, इसके फायदे हैं। तो इट गिव्स इमीडिएट नॉलेज अबाउट आवर मेंटल प्रोसेस। अब मान लो मेरे दिमाग में कोई चीज़ चल रही है, ठीक है, अब इससे जो बिहेवियर है, जो दिमाग में मेंटल चीज़ चल रही है, सोच रहा हूँ मैं, उसका मेरे को क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, इंस्पेक्शन करना है। ठीक है, स्टडी करनी है तो तुरंत जो इन्फॉर्मेशन मेरे को मिल जाएगी वो तुरंत मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि इट गिव इमीडिएट नॉलेज, क्योंकि जो मेरे माइंड में चल रहा है वो मेरे को पता नहीं होगा तो किसको पता होगा। तो इस मेथड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो व्यक्ति के दिमाग के अंदर जो मेंटल प्रोसेस है, जो भी कुछ दिमाग में चल रहा है उसकी हमें तुरंत जानकारी पता चल जाती है। ये इसका क्या है, फायदा है। यानी समय बहुत कम लगता है, तुरंत क्या जाता है, रिजल्ट देखने को मिलता है। दूसरा क्या है, इट इज इजी, ये क्या है, बिल्कुल आसान होता है। ऑब्जर्वेशन में तुम देखोगे एक व्यक्ति दूसरे की क्या करती है, स्टडी करता है, लेकिन यहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन में क्या होता है, खुद ही खुद के बिहेवियर की स्टडी कर रहा है, तो ये बिल्कुल क्या होता है, आसान होता है। तीसरा है, इट इज डू बाय सिंगल पर्सन। ये जो मेथड है स्टडी करने का, ये सिर्फ एक पर्सन के द्वारा किया जा सकता है। इसमें एक इंसान चाहिए, खुद के बिहेवियर को खुद स्टडी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेज। ये तो हो गए इसके फायदे। अब बात करते हैं इसके नुकसान क्या क्या है। पहला है, इट इज़ टफ फॉर चिल्ड्रंस। ये किसके लिए थोड़ा टफ होगा, कठिन किसके लिए होगा, बच्चों के लिए, क्योंकि हम जानते हैं जो बच्चे हैं उनका जो मेंटल है लेवल है वो क्या होता है, इतना डेवलप नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो क्या नहीं कर पाते, सेल्फ एग्जामिनेशन नहीं कर पाते। तो ये जो मेथड है वो बच्चों के लिए थोड़ा क्या है, टफ होने वाला है, क्योंकि वो नहीं पता लगा सकते उनके बिहेवियर का। ठीक है,
दूसरा है आवर मेंटल प्रोसेस इज कंटिन्यूसली चेंज सो इट कैन नॉट गिव एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन। अपनी जो माइंड की जो प्रोसेस है वो हर सेकेंड में बदलती रहती है, ठीक है। अब माइंड की प्रोसेस बदल रही है, बार बार विचार बदल रहे हैं, बार बार मैकेनिज्म अगर वो बदल रही है तो जो रिजल्ट निकलेगा, जो इन्फॉर्मेशन, जो एग्जैक्ट रिजल्ट निकाल रहे हैं वो क्या रहेंगे, फिक्स नहीं हो सकते, बिल्कुल सही सटीक जो निर्णय है वो नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि बार बार जो मेंटल प्रोसेस है वो चेंज हो रही है, तो जो रिजल्ट है वो भी क्या आएंगे, बार बार अलग अलग देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है इट्स रिजल्ट कांट वेरीफाई बाय अदर। अब खुद ही व्यक्ति ने खुद के ही बिहेवियर की क्या कर ली, स्टडी कर ली, जो रिजल्ट निकल के आया वो जो रिजल्ट है वो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा हम क्या नहीं करवा सकते, वेरीफाई नहीं करवा सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा क्या है, एक नुकसान है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड के बारे में। यानी जो स्टडी हम करेंगे बिहेवियर की, पहला था इंट्रोस्पेक्शन, अब दूसरा स्टार्ट करेंगे अपन ऑब्जर्वेशन मेथड। ये क्या कहता है, द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल और इंडिविजुअल्स। यानी कि आप एक अकेले आदमी का या फिर एक से अधिक आदमियों के अगर आप बिहेवियर की क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो बाय अनदर इंडिविजुअल, यानी किसी दूसरे पर्सन के द्वारा, कोई दूसरा जो व्यक्ति है अगर वो किसी दूसरे व्यक्ति का या एक पूरे ग्रुप का क्या करता है, बिहेवियर की स्टडी करता है, किसके द्वारा करेगा वो, ऑब्जर्वेशन के द्वारा। तो उस मेथड को हम क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वेशन मेथड कहते हैं। यानी कि किसी भी पर्सन की या फिर ये पूरे ग्रुप का जो बिहेवियर है किसी दूसरे पर्सन के द्वारा क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, ऑब्जर्वेशन मेथड। साथ ही साथ एंड एनालिसिस डाटा एंड इंटरप्रेट डाटा टू गेट रिजल्ट इन कार्ड ऑब्जर्वेशन मेथड। यानी इसके बाद में जो आपका डाटा आएगा पहले उसको एनालिसिस करना है, फिर उनका इंटरप्रिटेशन करना है, उसके बाद में आपको क्या निकालना है, रिजल्ट निकालना है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है ये क्या कहलाती है, ऑब्जर्वेशन मेथड कहलाती है। तो ये एनालिसिस डाटा क्या होता है, इंटरप्रिटेशन क्या होता है, ये हम स्टेप में देखने वाले हैं, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन मेथड क्या हो गया कि किसी व्यक्ति का या पूरे ग्रुप का कोई दूसरा व्यक्ति क्या करता है, ऑब्जर्वेशन के द्वारा वो क्या करता है, स्टडी करता है बिहेवियर की, तो वो कहलाएगा ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक है। अब देखते हैं वे ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। यानी कि जो ऑब्जर्वेशन के द्वारा हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, तो ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, स्टडी करेंगे। तो इसमें पहला तरीका आता है अपना फॉर्मल वे। कौन सा भी आएगा, फॉर्मल वे, यानी कि फॉर्मल तरीके के द्वारा औपचारिक रूप से हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। फॉर्मल वे के अंदर क्या होता है कि जिन व्यक्तियों का क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करना है, जिन व्यक्तियों के बिहेवियर की स्टडी करना है, उन व्यक्तियों को पहले से ही जो व्यक्ति ऑब्जर्वेशन करेगा उसका नाम पता होता है, उसके बारे में पता होता है, ठीक है। किस समय, टाइम पता रहता है, लोकेशन उनको पता रहती है, यानी उनको पूरी नॉलेज होती है कि हमारा क्या होने वाला है, ऑब्जर्वेशन होने वाला है, ठीक है। तो जब व्यक्ति को जिसका ऑब्जर्वेशन हो रहा है उसको पूरी जानकारी हो, टाइम की, जगह की, ऑब्जर्वर के बारे में, यानी जो ऑब्जर्वेशन करेगा उसके बारे में, यानी सारी बातों का अगर उसको पहले से ही पता है, तो वो जो मेथड है वो कौन सा मेथड कहलाता है, अपना फॉर्मल वे कहलाता है, ठीक है। दूसरा है अपना कौन सा, इनफॉर्मल। दूसरा कौन सा है, इनफॉर्मल। इसी वे के अंदर क्या होता है, जो जिसका ऑब्जर्वेशन होना होता है उसको ना तो ये पता होता है कि मेरा ऑब्जर्वेशन हो रहा है, मेरा बिहेवियर को कोई ऑब्जर्व कर रहा है, ना उसको टाइम का पता होता, ना उसको जगह का पता होता, ना उस व्यक्ति का पता होता है जो उसका क्या कर रहा है, ऑब्जर्वेशन कर रहा है। तो ऑब्जर्वेशन करने के पहला कौन सा है, फॉर्मल में, जिसमें पूरी जानकारी होती है। दूसरा इनफॉर्मल में, जिसके बारे में उसको कुछ भी जानकारी नहीं होती है, अचानक से, ठीक है, होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट का मतलब होता है भाग लेना। अब इसमें क्या होगा, जो व्यक्ति ऑब्जर्वेशन कर रहा है, ठीक है, वो क्या करेगा, जो जिन ग्रुप का वो ऑब्जर्वेशन कर रहा है उन ग्रुप में जाके वो क्या होगा, शामिल होगा, उनमें पार्टिसिपेट करेगा वो, ठीक है। उनकी जो एज ग्रुप है उसमें जाके भाग ले लेगा और उसी ग्रुप के अंदर वो रह के वो क्या करेगा, उस पूरे ग्रुप का क्या करेगा, ऑब्जर्वेशन करता है, ठीक है। एक जासूस के जैसे होता है, उसके अंदर वो पूरा कर जाएगा, उस ग्रुप में पूरा रहेगा, लेकिन उन ग्रुप वालों को पता नहीं रहेगा कि ये ऑब्जर्वेशन करने वाला है, ठीक है। उसी ग्रुप में पूरी तरह से इन्वॉल्व रहेगा और फिर पूरे ग्रुप को क्या कर लेता है, वो ऑब्जर्वेशन करता है। इस वाले तरीकों को हम क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेट वे कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, नॉन पार्टिसिपेट। यानी कि जो पूरा ग्रुप है अगर उसकी स्टडी वो बिना उस ग्रुप में भाग लिए बाहर से ही कर रहा है, तो वो तरीका क्या कहलाता है, अपना नॉन पार्टिसिपेट तरीका कहलाता है। तो ये हो गए ऑब्जर्वेशन के मेथड में कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, पार्टिसिपेट और तीसरा लास्ट कौन सा अपना नॉन
पार्टिसिपेट है। अब बात करते हैं स्टेप की, आपको व्यक्ति का क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करना है। तो कौन कौन सी स्टेप आपको पहले क्या करनी है, काम में लेनी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि किसी भी काम को करने से पहले एक प्रॉपर प्लानिंग होना क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। तो उसी के लिए सबसे पहला जो है पॉइंट है प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, यानी कि किसी भी टास्क को करने से पहले उसकी क्या होनी चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, प्रॉपर रूप से उसकी क्या होनी चाहिए, तैयारी होनी चाहिए। तो इस स्टेप के अंदर क्या होता है, जो ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्वेशन करेगा, ठीक है, वो पहले देखता है कि उसको किस व्यक्ति का क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करना है। प्लानिंग तभी तो बनेगी, किस व्यक्ति का ऑब्जर्वेशन करना है, जिस व्यक्ति का वो ऑब्जर्वेशन कर रहा है उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उसके क्या क्या लक्षण है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन कहाँ होना है, किस जगह पे होना है, ऑब्जर्वेशन करने के तरीके क्या हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो ऑब्जर्वेशन की जो जगह है वहाँ पे क्या क्या उसको डिफिकल्टीज आ सकती है, ऑब्जर्वेशन करते समय क्या क्या उसको मुसीबतें आ सकती है, क्या क्या मुसीबतों को उसको सामना करना पड़ सकता है, ऑब्जर्वेशन करते समय उसको कौन सी सिचुएशन क्या करके रखनी है, एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करके रखना है, इन सब की जो पूरी प्लानिंग है वो बनाते हैं। तो वो पहली स्टेप अपनी प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, ठीक है। मान लो किसी भी एक मान लो पूरा ग्रुप है, ठीक है, मान लो एग्जाम्पल के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन के लिए क्या करते हैं, मौखिक परीक्षाएं लेते थे बचपन में, छोटे बच्चे जब, तो एक पूरी क्लास में बैठा दिया जाता है, उसमें पूरी पहले प्लानिंग करी जाती है कि इस क्लास के अंदर बैठाना है बच्चों को, ठीक है, उसका एनवायरनमेंट कैसे रखना है, लाइट एनवायरनमेंट रखना है, डार्क एनवायरनमेंट रखना है। जब आप साइकोलॉजी के एक्सपेरिमेंट करोगे, टेस्ट करोगे साइकोलॉजी के, तब उसमें ये पता चलेगा कि अपने को एनवायरनमेंट डार्क रखना है, लाइट रखना है, किस टाइप का ऑब्जर्वेशन करना है। तो वो सारी जो प्लानिंग पूरी होती है वो पहली स्टेप आती है प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। दूसरी आती है ऑब्जर्वेशन। अब ये जो है प्रॉपर अपना जो वर्किंग फेज कहलाती है ऑब्जर्वेशन, इस फेज के अंदर हमें क्या करना है, जिस हिसाब से हमने प्लानिंग की थी उसी हिसाब से क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करना है। तो जो सामने व्यक्ति है उसको हमें क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करना है। आप इनमें से कोई से तरीका का यूज करके उसको ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, जो प्लानिंग थी उसका यूज करके, ठीक है। जैसे हमने बोला, सोचा था कि इस प्रकार का एनवायरनमेंट रखना है, ठीक है, कौन कौन से इक्विपमेंट काम में लेने। मान लो आप दूर से ऑब्जर्वेशन कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, अपने जो टेलीस्कोप का यूज कर सकते हो, ठीक है, उनकी फोटो खींचने के लिए आप कैमरा ले सकते हो, ठीक है, आप वीडियो बना सकते हो। तो ये जो सारे इक्विपमेंट है उनका आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो ये हो गया अपना ऑब्जर्वेशन, जिसमें आपको पूरा जो उनका बिहेवियर उसको कैप्चर कर लेना है, ठीक है। इसके बाद में आता है एनालिसिस ऑफ डाटा। प्लानिंग करी, प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमने ऑब्जर्वेशन भी कर लिया, डाटा कलेक्ट कर लिया। अब उस डाटा को हमें क्या करना है, एनालिसिस करना है, उसके ऊपर क्या करना है, मंथन करना है, उसको बैठ के वापस से सोचना है, उसके जितने भी हमें रिजल्ट मिल रहे हैं उन सारे रिजल्ट पे हमें सोचना है, वो जो डाटा है उसके सारे एस्पेक्ट के बारे में हमें सोचना है। तो एनालिसिस करेंगे पूरे डाटा का। उसके बाद में आता है जनरलाइजेशन ऑफ डाटा। अब जो तुम्हारा जो डाटा प्राप्त हुआ है उसका हम क्या करेंगे, जनरलाइजेशन करेंगे, यानी जो डाटा प्राप्त हुआ है उस डाटा के आधार पे हम क्या करेंगे, रिजल्ट बनाएंगे, उस डाटा के आधार पे हम प्रिंसिपल्स देंगे, उस डाटा के आधार पे हम फैक्ट बताएंगे कि ये जो पर्सनैलिटी वाला लोग है ये इस प्रकार से बिहेव करता है, इस प्रकार के लोग इस प्रकार से बिहेव करते हैं, ठीक है। मान लो हमने एक डाटा बनाया कि जो छोटे कद वाले लोग होते हैं उनका बिहेवियर कैसा होता है। तो पहले प्रॉपर प्लानिंग करी, फिर ऑब्जर्वेशन करा, जो डाटा मिला उसको हमने एक बार और बैठ के सही ढंग से उसके बारे में विचार विमर्श किया, हर एक पहलू पे हमने क्या किया, बात की। अब जो डाटा आ रहा है उसको हम क्या कर देंगे, जनरलाइजेशन कर देंगे। जो छोटे कद वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, वो किस हिसाब से बिहेव करते हैं। तो हमने तो एक ग्रुप का पूरा क्या किया था, स्टडी की थी, लेकिन अब इसको जनरलाइजेशन में हम क्या कर देंगे कि उस जैसे जितने भी लोग हैं, यानी जितने भी छोटे कद वाले लोग हैं पूरे संसार में, उसके अनुसार हम उसको क्या कर देंगे, उस पर अप्लाई कर देंगे कि जो छोटे कद वाले लोग हैं वो इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं जनरलाइजेशन ऑफ डाटा। तो पहले प्लानिंग होनी चाहिए, फिर ऑब्जर्वेशन होगा, फिर एनालिसिस होगा, उसके बाद में क्या होगा, जनरलाइजेशन का काम होता है। तो ये हो गई इसकी स्टेप, ठीक है। अब हम बात करते हैं एडवांटेज और इसके डिसएडवांटेज, यानी इसके क्या लाभ है और क्या क्या इससे हानियां है। पहला है इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट, यानी कि अब जो ये मेथड है इसके द्वारा जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो रिजल्ट मिलेगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट मिलेगा और 100% क्या रहेगा, बिल्कुल एक्यूरेट रहेगा, सही रहेगा, सटीक रहेगा। दूसरी क्या है, इंफॉर्मेशन क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, यानी जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो रिजल्ट मिल रहा है वो दोनों टाइप का रहेगा, वो क्वालिटेटिव भी रहेगा और क्वांटिटेटिव भी रहता है। इसके अलावा ब्रॉड रेंज ऑफ स्टडी ऑफ बिहेवियर, इस मेथड के द्वारा हम बहुत क्या कर सकते हैं, ब्रॉड रेंज तक, यानी किसी बिहेवियर के जितने भी बहुत बड़े लेवल पे क्या कर सकते हैं, बिहेवियर की स्टडी कर सकते हैं। तो ये तो क्या हो गए, इसके लाभ हो गए। नेक्स्ट देखते हैं इसके डिसएडवांटेज, क्या क्या इससे हानियां हैं। टफ व्हेन ऑब्जर्वर है जेलियस फीलिंग। अब मान लो एक व्यक्ति है,
जो क्या करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा। जिस व्यक्ति का वो ऑब्जर्वेशन कर रहा है उसके प्रति उसकी कैसी है, जेलस फीलिंग है, यानी वो उसके ईर्ष्या करता है, उसे चिढ़ता है, ठीक है, उसका दुश्मन की तरह से व्यवहार करता है, ठीक है। तो जब वो रिजल्ट निकालेगा, उसका बिहेवियर की स्टडी करेगा, तो कहीं ना कहीं जो है अपना जो डाटा है उसमें क्या आएंगे, थोड़े डिस्प्यूट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इसकी जो फीलिंग है वो उसके प्रति क्या नहीं है, प्रॉपर नहीं है। तो ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है कि जो ऑब्जर्वर है, जिसका ऑब्जर्वेशन कर रहा है, उसके प्रति उसकी कैसी फीलिंग नहीं होनी चाहिए, जेलस फीलिंग नहीं होनी चाहिए। दूसरा है मनी एंड स्ट्रेंथ इज लॉस। इस पूरे के पूरे मेथड के अंदर जो पैसा है और जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा क्या होती है, खर्च होती है। तो कहीं ना कहीं ये भी इसका एक प्रकार से क्या है, डिसएडवांटेज है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड के बारे में। नाम से पता चल रहा है कि इस मेथड में हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करके फिर हम क्या करेंगे, बिहेवियर की क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी, दिस मेथड मेड पॉपुलर बाय विलियम वुंड। ये जो मेथड है एक्सपेरिमेंटल मेथड, इसको जो पॉपुलर बनाया, इसका जो निर्माण करने वाला था वो कौन था, अपना विलियम वुंड था, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो साइकोलॉजिस्ट डू स्टडी ऑफ बिहेवियर इन अंडर कंट्रोल सिचुएशन, यानी जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, किसी पर्सन के बिहेवियर की स्टडी करते हैं, किसके अंडर में करते हैं, वो अंडर कंट्रोल सिचुएशन, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे जिसमें वो क्या करेंगे, उस जो व्यक्ति है, जो पर्सन है, उसको डालेंगे, उसके बाद में उसका जो बिहेवियर निकल के आएगा उसकी वो क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल मेथड बोल रहे हैं, यानी इसमें हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा क्या करेंगे, बिहेवियर की स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। स्टेप क्या क्या होने वाली है उसके बारे में देखते हैं पहले, कि जो ये जो मेथड है उसमें कौन कौन सी स्टेप है। सबसे पहले है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, यानी कि जो प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम को पहले आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, उसको पहचानना है, ठीक है। उसके बाद में है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होती है कि जो प्रॉब्लम है, जिस प्लानिंग के जैसे होती है, प्रॉब्लम आई तो अब हमें पूरा एक प्रॉपर प्लान बनाना है कि जो प्रॉब्लम है उसको हम कैसे क्या कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। उसके लिए हम क्या बनाएंगे, हाइपोथेसिस बनाएंगे, जिसमें हम उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए बहुत सारे क्या बनाएंगे, प्लान बनाएंगे। हर प्लान का क्या रिजल्ट होगा, उस रिजल्ट को हम देखने वाले हैं, ठीक है। एक प्रॉब्लम के हम 3-4 क्या बना लेंगे, रिजल्ट बना लेंगे, कि ये अगर रिजल्ट आए तो क्या करना है, दूसरा वाला रिजल्ट आए तो क्या करना है। तो पूरी प्रॉपर प्लानिंग बना लेंगे, वो कहलाता है अपना हाइपोथेसिस, यानी कि प्रॉब्लम के द्वारा ही हम रिजल्ट का पूरा क्या कर लेंगे, निर्माण कर लेंगे, ठीक है। अभी हमने हाइपोथेसिस बनाई है, एक पूरी प्लानिंग की है। उसके बाद क्या करेंगे, एनालिसिस द हाइपोथेसिस, उस हाइपोथेसिस को हम वापस से एनालिसिस करेंगे। उसके बाद में टेस्टिंग द रिजल्ट, अब जो रिजल्ट आएगा हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट कर देंगे। एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम टेस्ट करेंगे और किससे मिलाएंगे, अपनी हाइपोथेसिस से मिलाते हैं, ठीक है। अगर हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग वो रिजल्ट नहीं आता है, जो रिजल्ट हमें चाहिए थे, अगर वो रिजल्ट नहीं आते हैं तो हम वापस से ये प्रोसेस वापस से क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, ठीक है। तो पहले प्रॉब्लम को पहचानना है, हाइपोथेसिस बनानी है, उसको एक बार वापस से एनालिसिस करना है, एक्सपेरिमेंट करके जो रिजल्ट आ रहा है उसको टेस्ट करना है। अगर वो अपने अकॉर्डिंग आ रहा है, हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग आ रहा है, जो रिजल्ट अपने को चाहिए था, अगर उसके अकॉर्डिंग आता है तो उस रिजल्ट के द्वारा हम क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। वरना जो है वो जो प्रोसेस है वापस से उसको क्या करने वाले, रिपीट करते हैं, ठीक है। तो जो पर्सन है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे इस मेथड में। तो अब देखते हैं इसके एडवांटेज, यानी इससे क्या क्या हमें लाभ होते हैं, ठीक है। तो ये क्या कर सकते हैं, हम रिपीट कर सकते हैं। मैंने भी बताया कि जो इस स्टेप के द्वारा जब तक आपको जो रिजल्ट है वो प्रॉपर नहीं मिलेगा, तो इस मेथड में एक खास बात ये होती है कि हम इस मेथड को बार बार क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। कब तक रिपीट कर सकते हैं, जब तक अपने पास जो रिजल्ट है वो कन्फर्म नहीं हो जाए, ठीक है। तो इसका एक लाभ है कि जब तक आपको रिजल्ट ना मिले तब तक आप उसको क्या करते जाओ, रिपीट करते जाओ, लास्ट में आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज, यानी इससे क्या हानि हो सकती है। अभी हमने बात की जो एक्सपेरिमेंट मेथड है उसके अंदर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक आर्टिफिशियल सिचुएशन है उसका निर्माण करने वाले हैं, ठीक है। अब जो पेशेंट है या जो पर्सन है जिसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जिसकी आप बिहेवियर स्टडी करना चाहते हो, अगर वो उस आर्टिफिशियल सिचुएशन में सर्वाइव नहीं कर पा रहा है तो उसके डेंजरस इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो, ठीक है, कोई मान लो आप एक लेडी है, उसका आपको बिहेवियर की क्या करनी है, स्टडी करनी है, लेकिन आपको उसके बिहेवियर की स्टडी करने के लिए आप जो क्या बना रहे हो, आर्टिफिशियल जो सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो वो पूरी डार्क है, यानी कि आपको बिल्कुल अंधेरे कमरे में उसके बिहेवियर की क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। कोई उसका फियर है, उसके बारे में आपको जानना है, तो अब जब आप उसको बिल्कुल अंधेरे कमरे के अंदर क्या कर दोगे, ले जाके छोड़ दोगे, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करोगे, वो जो औरत है वो क्या करती है, उस डार्कनेस से, उस अंधेरे से क्या करती है, बहुत ज़्यादा डरती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर आप स्टडी कर रहे हो आर्टिफिशियल सिचुएशन में, तो उस महिला के लिए वो क्या हो सकता है, डेंजरस हो सकता है उसकी वहाँ पे डेथ भी हो जाए। तो ये इसका बहुत बड़ा क्या है, एक नुकसान होने वाला है, ठीक है। तो डेंजरस इन आर्टिफिशियल सिचुएशन
जो आप आर्टिफिशियल सिचुएशन बना रहे हो एक्सपेरिमेंट करने के लिए, आपको वो ध्यान में रखना है कि वो उस पर्सन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, वरना आपको डेंजरस इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो ये था अपना थर्ड मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड। ठीक है, फर्स्ट जो मेथड था इंट्रोस्पेक्शन और सेकंड था ऑब्जर्वेशन मेथड। तो उसमें वही दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है जो एग्जाम में आते हैं। अलग से पूछ लिया जाता है इंट्रोस्पेक्शन मेथड क्या होता है, ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट एक्सपेरिमेंट मेथड पूछ लेते हैं। इसके बाद में जो सर्वे मेथड और केस स्टडी मेथड है, ये इतने ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, तो इनके सिर्फ अपने को नाम लिखने होते हैं। तो फिर भी हम आपको सर्वे मेथड के बारे में और केस स्टडी मेथड के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताते हैं। क्या होता है सर्वे मेथड, नाम से पता चल रहा है सर्वे, बार बार आपने सुना होगा कि सर्वे किया जाता है। ठीक है, तो इस मेथड के द्वारा क्या होता है, इन दिस मेथड यूज क्वेश्चनिंग, पोल्स, चेकलिस्ट, रेटिंग टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट एनी सब्जेक्ट। यानी इस मेथड के अंदर हम क्या करने वाले हैं कि हम किसके द्वारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, क्वेश्चंस के द्वारा। ठीक है, लोगों से घर घर जाके क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, बहुत बड़े लेवल पे क्या करते हैं, सर्वे करते हैं। और क्या कर सकते हो आप, पोल्स के द्वारा। आपने कभी देखा होगा सोशल मीडिया पे भी कि कोई क्वेश्चन आता है, उसके चार क्या आते हैं, आंसर आते हैं। ठीक है, उन आंसर्स में हम क्या दिया जाता है, पोल दिया जाता है। आपको जो क्लिक करते हो उसके अनुसार वो सबका डाटा कलेक्ट करते हैं और एक क्या बनाते हैं, रिजल्ट निकालते हैं। तो वो भी क्या है, एक प्रकार का सर्वे मेथड है। चेकलिस्ट, रेटिंग, आपने कभी कोई एप्लीकेशन डाउनलोड की हो फोन में तो 5 स्टार रेटिंग आती है। आप कोई भी होटल में जाते हो, यानी किसी भी चीज़ में आपको फीडबैक के रूप में क्या देते हैं, वो रेटिंग स्टार देने के लिए बोलते हैं। तो वो भी क्या है, एक प्रकार का सर्वे मेथड ही होता है। यानी इस मेथड के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, उसके तरीके क्या है, क्वेश्चन के द्वारा कर सकते हैं, रेटिंग के, पोल्स के, चेकलिस्ट के द्वारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। उसके बाद में फिर क्या करते हैं, एनालाइज करके उस डाटा को क्या करते हैं, रिजल्ट निकालते हैं। लेकिन जो सर्वे मेथड है ये हाई लेवल पे किया जाता है, बड़े पैमाने पे करने के लिए सर्वे मेथड का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए पॉलिटिकल ओपिनियन, जैसे कि कोई भी क्या है, राजनीतिक पार्टी है, तो उसके बारे में जो विचार है लोगों के, उनको जानने के लिए वो क्या कराते हैं, चेक लिस्ट का, क्वेश्चनिंग का या फिर सर्वे मेथड का क्या करते हैं, वो यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई ब्रांड है, उस ब्रांड के अंदर क्या और चेंजेस करने चाहिए, क्या और उसको क्या इम्प्रूव करना है, इन सब के लिए जो है कस्टमर प्रेफरेंस के लिए जो है वो सर्वे मेथड का क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसके बाद में जो अगला मेथड आता है केस स्टडी मेथड। ये जो है अपने मेडिकल फील्ड में क्या है, काम में आने वाला मेथड होता है। दिस इज इवाल्यूएशन मेथड, दिस इज इवाल्यूएशन ऑफ पर्सन इन हॉस्पिटल। यानी हॉस्पिटल के अंदर जो पर्सन है, जो पेशेंट है, उसके इवाल्यूएशन का जो तरीका है वो कौन सा, अपना केस स्टडी मेथड। रिलेटेड डाटा इज गैदरिंग बाय कम्युनिकेशन, इंटरव्यू, पर्सनल डिटेल। अब जो डाटा हम गैदर करेंगे पेशेंट से, तो वो किसके द्वारा कर सकते हो आप, कम्युनिकेशन, यानी बोलचाल के द्वारा, उनसे बातचीत करके, उनके जो क्या है अटेंडेंस है उनके साथ बातचीत करके कर सकते हैं, इंटरव्यू ले सकते हैं उनका, और उनकी जो पर्सनल डिटेल है, जो नर्सेज में, जो हॉस्पिटल में उनकी फाइल बनी थी, उसके द्वारा भी आप क्या कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो। जैसे अभी एग्जाम्पल रिसेंटली बात करें, अपने कोरोना महामारी आई थी। ठीक है, तो कोरोना महामारी के ऊपर आपको क्या करना है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो वो कहलाएगा केस स्टडी मेथड। यानी कोरोना के अंदर कैसे कोजेज थे, क्या क्या साइन सिम्टम थे, कैसे ट्रीटमेंट किया जाना था। तो आप क्या करोगे, उन जो पेशेंट थे उनके साथ कम्युनिकेशन करोगे, उनसे बातचीत करोगे, उनके जो अटेंडेंट थे यानी जो उनके घर वाले थे उनसे आप बातचीत कर सकते हो, उनका इंटरव्यू ले सकते हो, और फिर उनकी जो पर्सनल डिटेल, उनके जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनके द्वारा आप क्या कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। फिर एक आप पूरा क्या बना के, रिजल्ट बना के क्या कर सकते हो, उस मेथड को क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो ये थे अपने मेथड ऑफ साइकोलॉजी, जिसके द्वारा हम बिहेवियर की और जो भी अपने ह्यूमन बींग्स हैं उनकी क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं। ये वीडियो आज यहीं पे हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट बार वीडियो में मिलेंगे हम पर्सनैलिटी के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिए।